होप एकेडमी पटना के इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। आपको बताते चलें कि ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। ध्यान रहे वीडियो के अंत में सारे नोट्स एक जगह स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अब हम आगे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव हमारे आसपास किस तरह से रहते हैं, वे हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं और ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं। सूक्ष्म जीव अगर ना हो तो हमें क्या क्या दुश्वारियाँ होंगी, क्या क्या परेशानियाँ होंगी, उसके बारे में हमने सीखा। हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र की तरह कैसे कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह शत्रु का काम करते हैं, किस तरह ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह ये हमें हानियाँ पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। एक तरफ जहाँ कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, तो दूसरी ओर अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। हमने जाना कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए मित्र हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमें हानियां पहुंचाते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अर्थात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो हमें हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण है। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव की जानकारी प्राप्त करें। कैसे ये हमें हानि पहुंचाते हैं, चलिए देखते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे चारों ओर लगभग सभी जगह उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में ये आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। हमने ये भी पिछले वीडियो में सीखा कि सूक्ष्म जीव किस तरह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे सांस से या फिर खाने पीने के पदार्थों के द्वारा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आ जाते हैं। पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों या जंतुओं के संपर्क में आने से, कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी ये हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किस किस माध्यमों से प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करने के बाद अनेक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ये हमारे शरीर में श्वास के जरिए, अर्थात सांस जो हम लेते हैं उसके जरिए, खाने पीने के पदार्थों के जरिए, या फिर कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित है, अर्थात उसे कोई बीमारी पहले से है और हम उस बीमार व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो उस बीमार व्यक्ति के जरिए वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे हम भी बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, जैसे यदि घर के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार हो जाता है, तो हम देखते धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य को भी वो बीमारी लग जाती है। अर्थात जब हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उस संक्रमित व्यक्ति का जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हम भी बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी हमारे शरीर में ये रोग उत्पन्न कर सकता है। जैसे हाइड्रोफोबिया एक रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है, यानी उस कुत्ते के शरीर में जो विषाणु या सूक्ष्म जीव उपस्थित होगा, उसके काटने के बाद वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंच गया और उस सूक्ष्म जीव के द्वारा हम रोग से ग्रस्त हो गए और हमें कोई बीमारी हो गई। आप अक्सर विशेषकर मौसम बदलने पर अनेक लोगों को सर्दी जुकाम से पीड़ित देखते होंगे और अक्सर हम ये देखते भी हैं
कि जब मौसम बदलता है तो बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सर्दी से गर्मी आता है, गर्मी से ठंडा आता है, तो हम देखते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसे रोग बहुत व्यापक रूप से बढ़ते हैं। लगभग हर घर में लोग इस बीमारी से पीड़ित पाए जाते हैं। लगभग हर घर में कोई ना कोई सदस्य सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित होता है, खासकर तब जब मौसम बदलता है। घर में एक व्यक्ति को होने के बाद दूसरे सदस्य भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। किसी एक को सर्दी, खांसी, बुखार हुआ तो घर के सारे सदस्य उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यह विषाणु या वायरस जनित रोग है, यानी इस तरह का रोग विषाणु या वायरस से होता है। ग्रसित व्यक्ति के छींकने पर जल की बूंदों के असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं। जब हम छींकते हैं तो जो रोगी होता है उसका असंख्य वायरस हवा में मिल जाता है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति को श्वास के माध्यम से पहुंचकर उसे भी संक्रमित कर देता है, और जब वो संक्रमित जो छींक होता है वो हवा में रहता है, और कोई दूसरा व्यक्ति जब सांस लेता है तो सांस के माध्यम से वो वायरस उस व्यक्ति के शरीर में भी चला जाता है, जिससे कि अगला व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसे रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि बाहर धूप से आकर के या बाहर गर्मी से आकर के तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। जब हम बाहर कड़ी धूप से होकर अंदर आएं तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर ग्रास और श्वास नली के आसपास जो जीवाणु होते हैं वे हमारे धूप में रहने के कारण काफ़ी उच्च तापक्रम पर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी के संपर्क में आने के कारण जीवाणुओं का तापमान अचानक गिर जाता है। तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणुओं की प्रजनन दर तेज कर देता है। हमने थोड़ी ही देर पहले ये सीखा कि जब मौसम बदलता है तो बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। जब गर्म से ठंडा मौसम बदलता है या गर्मी से जाड़ा मौसम आता है तो बीमारियां बढ़ती हैं। असल में जब मौसम बदलता है तो उसके साथ साथ तापमान में भी परिवर्तन होता है। सेम चीज़ यहाँ है। जब हम बाहर कड़ी धूप से आते हैं तो हमारे अंदर का जो जीवाणु होता है वो गर्म हो जाता है, और अचानक जब हम ठंडा पानी पीने लगते हैं तो अचानक जीवाणु का तापमान गिरने लगता है, ठंडा होने लगता है। ऐसी स्थिति में जब गर्म से ठंडा होता है या ठंडा से गर्म होता है तो जीवाणु का प्रजनन दर अधिक हो जाता है। वो तुरंत प्रजनन करने लगता है। अगर एक जीवाणु है तो एक से तुरंत 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से तुरंत प्रजनन करने लगता है। इस तरह से वो तुरंत प्रजनन करने लगता है और उनके प्रजनन की दर तेज होने लगती है। इस तरह हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव और जीवाणुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगती है, जिससे रोग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। यही कारण है कि जब मौसम बदलता है तो तापमान में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात जब मौसम एक सा होता है तो हमारे ऊपर जीवाणुओं का आक्रमण कम होता है। इसलिए हमारे घरों में ये अक्सर कहा जाता है कि जब मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, तो हमें बचकर रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लगभग हर रोग, हर बीमारी का दवा मार्केट में उपलब्ध है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बीमारी को लगभग ठीक कर देगा, कुछ दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स दे करके। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए वो नौबत ही ना आए कि हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम बचाव कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो रोग को निमंत्रण देते हैं, जो रोग को बढ़ाते हैं। कहा गया है रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही उससे बचाव सबसे उत्तम उपाय है।
जब कभी भी सर्दी जुकाम हो, छींकते समय मुंह नाक पर साफ स्वच्छ रुमाल रखें। इसे अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह पर साफ रुमाल या कोई कपड़ा जरूर रखें। साफ सफाई पर ध्यान दें। संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखें। भोजन पानी को स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखें। ये कुछ बचाव है जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव जनित रोग संपर्क के अतिरिक्त कुछ कीटों एवं जंतुओं के माध्यम से भी फैलते हैं। कुछ देर पहले ही हमने ये सीखा कि रोग कई माध्यमों से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। सूक्ष्म जीव कई माध्यमों से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, जिनमें कीट और जंतु भी शामिल हैं। वास्तव में ये कीट या जंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के वाहक का कार्य करते हैं। वाहक का अर्थ होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। तो यहाँ किस चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है? रोग को। अगर किसी के पास सर्दी खांसी बुखार है तो कोई वाहक है जो आएगा और वो उस बीमारी को ले करके किसी और व्यक्ति तक पहुंचा देगा। इस तरह के कार्य करने वाले को वाहक कहते हैं। और जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कर रहा है उसे रोग वाहक कहेंगे। डेंगू रोग जब फैलता है तो अक्सर सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है और हमें सलाह दी जाती है कि मच्छरों से दूर रहा जाए। तो यहाँ मच्छरों का क्या कार्य है? असल में मच्छर ही वह वाहक है जो डेंगू को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है। अर्थात यहाँ डेंगू रोग के लिए रोग वाहक का कार्य कौन कर रहा है? वो मच्छर। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि सूक्ष्म जीव जनित रोगों के प्रसार में इन रोग वाहकों की भूमिका होती है। यानी मलेरिया रोग, डेंगू, टाइफाइड इस तरह के कई रोग हैं जिसे रोग वाहक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये जो मलेरिया रोग है वो परजीवी के कारण होता है और उस परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। हमने शुरुआत में ही सीखा था कि सूक्ष्म जीव कई तरह के होते हैं जिसमें एक प्रकार प्रोटोजोआ भी था। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। किस रोग का वाहक है? मलेरिया रोग का वाहक है। अर्थात इस चीज को समझने की जरूरत है कि मलेरिया जो बीमारी होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? ये मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। यानी यहाँ इस रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये मच्छर किस तरह से बीमारियों को फैलाता है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। जब यह मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति का रस चूसता है तो यह रक्त के साथ उसके शरीर में चला जाता है जहां यह गुनित होता है। पुनः जब मादा एनोफिलीज मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो मलेरिया परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। इस प्रकार स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। डेंगू के बारे में हम जानते हैं कि इसे भी फैलाने का कार्य एक मच्छर ही करता है और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एडीज मच्छर। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली घरेलू मक्खी भी रोग वाहक है। मक्खियां गंदे स्थानों पर बैठती हैं, रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। पुनः जब वे भोज्य पदार्थों पर बैठते रोगाणु भोज्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि खाने पीने के पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, उन्हें मक्खियों से बचाना चाहिए। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार का संदूषित भोजन करता है तो वह संक्रमित हो जाता है। संक्रमित का अर्थ है बीमार पड़ जाना। हमें भोज्य पदार्थों तथा पेयजल को ढककर रखना चाहिए,
खुला या बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रोगवाहक जंतुओं से सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि रोगवाहक कीटों जंतुओं को उत्पन्न होने से ही रोका जाए। इसलिए जब डेंगू बीमारी फैलता है तो हम मच्छर को मारने का कार्य करते हैं, छिड़काव करते हैं, दवाइयाँ छींटते हैं ताकि वो मच्छर मर जाए। ऐसी स्थितियां ना बनने दी जाए जो उनके उत्पन्न होने या बढ़ने में सहायक हो। इसलिए कहा जाता है कि जब डेंगू बीमारी फैल रहा हो तो आसपास कहीं पर भी पानी को जमने ना दो। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें, कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें, कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटान करें, भोजन पानी को ढककर रखें, घर के आसपास की जगहें जहां पानी का जमाव हो जैसे नाला या गड्ढा में समय समय पर किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का छिड़काव करते रहना चाहिए। मानव में होने वाले सूक्ष्म जीव जनित कुछ सामान्य रोग कारक सूक्ष्म जीव, उसके संचरण का तरीका और बचाव के उपाय तालिका में दर्शाए गए हैं। अब हमारे सामने एक तालिका दी गई है, इसे समझने और याद करने की आवश्यकता है। पहले हम इस तालिका को समझते हैं। तालिका मानव में सूक्ष्म जीव जनित कुछ सामान्य रोग, उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। पहला लिस्ट है मानव रोग का। इधर मानव रोगों का नाम दिया हुआ है, क्षय रोग, खसरा रोग, चिकन पॉक्स। उसके बाद रोग कारक का, कि ये जो रोग है ये किस कारण से होता है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। हमने जाना था कि सूक्ष्मजीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो रोग जो है वो किसके कारण हुआ है ये बताया जा रहा है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। संचरण का तरीका, यानी ये फैलता कैसे है, छू करके, खा करके, पी करके, सूंघ करके, सांस लेकर के, किस तरह से। तो क्षय रोग जो होता है वो वायु से फैलता है, यानी कि ये वायु में रहेगा, लोग सांस लेंगे तो सांस के जरिए वो जीवाणु शरीर में आ जाएगा और हम भी बीमार पड़ जाएंगे। बचाव के उपाय, कि इससे बच कैसे सकते हैं। रोगी पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, यानी अगर आसपास कोई क्षय रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो हमें चाहिए कि उस रोगी को बाकी लोगों से दूर रखा जाए। चूँकि यह हवा के माध्यम से फैलता है तो सावधानी के तौर पर हम मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि सांस के जरिए वो जीवाणु हमारे शरीर तक ना पहुंच पाए। उसी तरह से बाकी रोगों के बारे में भी बताया गया है, खसरा, चिकन पॉक्स आदि। इस लिस्ट को आप पूरी तरह से याद कर लें तो सही होगा। अब है खसरा। खसरा बीमारी वायरस विषाणु के कारण होता है। ये भी वायु के माध्यम से फैलता है और इससे बचने का भी वही उपाय है कि रोगी को अन्य व्यक्ति से दूर रखा जाए। उसके बाद चिकन पॉक्स, इसे माता भी कहते हैं। अक्सर गांव में छोटी माता, बड़ी माता भी कहा जाता है इसे। ये वायरस के कारण होता है, अर्थात विषाणु के कारण होता है। यह भी वायु या सीधा संपर्क से होता है। इसलिए जब चिकन पॉक्स किसी को हो जाता है तो उसके संपर्क में किसी को आने से मना किया जाता है। इससे बचा कैसे जाए, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग रखा जाए। उसके बाद पोलियो, ये बीमारी वायरस या विषाणु के कारण होती है। ये भी वायु और जल के माध्यम से फैलती है। इसका एक ही उपाय है कि समय पर इसका टीका लगा दिया जाए। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है समय समय पर अनेक टीके दिए जाते हैं, जिनमें से एक टीका पोलियो का भी होता है। उसके बाद हैजा और टाइफाइड, ये दोनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ये जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। इनसे बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पकाए भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण कराना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस और विषाणु के कारण होता है, जल के माध्यम से फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग कर और टीकाकरण कर हम इससे बच सकते हैं। मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसे मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। यह रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है।
बच कैसे सकते हैं मलेरिया से? मच्छरदानी का प्रयोग करके, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करके, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने देना। यानी अगर मलेरिया से बचना है तो हमें मच्छर से बचना होगा, और मच्छर से बचने के लिए जो भी उपाय हम कर सकते हैं वो करना चाहिए।